हमारी वन पीस की जर्नी कंटिन्यू हो रही है और मैंने थ्रिलर बार्क देख ली है। अभी तक हम अपनी वन पीस की जर्नी में ईस्ट ब्लू, अराबास्ता, स्काइपिया और वाटर 7 सागा कवर कर चुके हैं। एंड दिस वीडियो कवर्स थ्रिलर बार्क जो कि 5वीं सागा है। इसमें 45 एपिसोड्स हैं और इसके साथ मैंने वन पीस के 380 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। एंड नाउ अब जब तुमको मेरी स्टेटस रिपोर्ट मिल गई है तो आइए देखते हैं कि मुझे ये आर्क कैसी लगी। नो बिग सीक्रेट, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा हॉरर फैन हूँ। सी ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द हॉरर मूवीज आर नॉट ग्रेट, दे आर वेरी एवरेज। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर डॉग शिट। पर मैं फिर भी देखता हूँ। मैं कितना भी एलिटिस्ट बन लूं, लेकिन ये मेरा गिल्टी प्लेजर है और मुझे हर तरह की हॉरर मूवीज देखने में मजा आता है। मैंने घोस्ट, ज़ॉम्बीज, वैम्पायर, एलियन, प्लांट, साइकोलॉजिकल, स्लैशर, देसी, विदेशी, जापानी और ना जाने किस किस तरह का हॉरर देखा है। इन शॉर्ट, आई एम एन एवरेज हॉरर एंजॉयर। बट अगर कोई मुझे ये कहता भाई वन पीस देख ले, इसमें हॉरर भी है, तो मैं उसको बोलता बकचोदी मत कर। बट हाँ, जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था वो ओडा ने इस वर्ल्ड में एग्जीक्यूट किया। वन पीस हैज अ हॉरर आर्क, थ्रिलर बार्क। When they said One Piece has something for everyone, they were not wrong. And this arc was made for people specifically like me. हमने इसके जस्ट पहले एनीस लॉबी देखा था, जो अब तक के वन पीस का पीक है। अगर कोई ऑथर उसके तुरंत बाद उसको सरपास करने की कोशिश करता तो रिजल्ट शायद उतना अच्छा निकल के ना आता। गुड थिंग कि ओडा ने कुछ और ग्रैंड करने के बजाय एक कंप्लीटली अलग टेरिटरी को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। इसलिए एक स्मॉल स्केल आर्क होने के बावजूद ये मुझे काफी पसंद आई। अब एक हॉरर आर्क के लिए दो रूट्स ली जा सकती थी। या तो तुम एक्चुअली घोस्ट एंड स्पिरिट्स को अपने वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करोगे, या फिर तुम स्कूबी डू राउट जा सकते हो, राइटिंग अ मिस्ट्री आर्क अबाउट समवन हु क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ घोस्ट। वन पीस सेकंड राउट चुनता है, लेकिन अपने डेविल फ्रूट ट्विस्ट के साथ, जिससे जो रिजल्ट है वो ना तो एक्चुअली घोस्ट हैं और ना ही एक कंप्लीट फसाड। ये दोनों के बीच की चीज है। आई मीन डेविल फ्रूट पावर से ही सही, बट ऑपरेट तो डेड बॉडीज ही हो रही है ना। दिस शिट इज स्टिल क्रीपी और उसको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है इस आर्क का विजुअल एनवायरनमेंट। फॉगी डार्क एटमॉस्फेयर और पर्पल कलर पैलेट इसके एनवायरनमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इस आर्क की शुरुआत होती है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को एक बैरल मिलने से, विच इज अ ट्रैप, और साथ में उनको मिलती है एक abandoned ship. And as we expect from a horror arc, it introduces one of the weirdest characters to exist in the world of One Piece till now, Brook. मैंने वन पीस रेड देखी है और मुझे उसके एग्जिस्टेंस का अंदाजा था, पर मैंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की थी कि एक स्केलेटन इस स्टोरी में कैसे फिट होता होगा। बट डैम, हिज स्टोरी वाज डार्क एंड वन ऑफ द सैडेस्ट। खैर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ कैरेक्टर्स उससे डरते भी हैं। ही इज क्रीपी आफ्टर ऑल, बट मोर देन बीइंग क्रीपी, ही इज अ क्रीप। उसका इनिशियल इंप्रेशन था कि वो लड़कियों को उनकी पैंटीज दिखाने बोलता है, बट इवन विद गैग्स एज चीप एज दिस वन, ब्रूक ने ऑनेस्टली मुझे काफी ज्यादा लाफ्स दिए हैं। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं वन पीस की कॉमेडी से फेमिलियर होने लगा हूँ। जब भी ब्रूक स्कल जोक्स मारता है या फिर कोई उससे पूछता है कि स्केलेटन होने के बावजूद कुछ चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, तो हंसी आ जाती है। लूफी को वो तुरंत पसंद आ जाता है और वो उसे बिन जाने बिन पहचाने क्रू ज्वाइन करने के लिए पूछ लेता है, जिसके लिए ब्रूक हाँ भी बोल देता है। फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहेंगी। तुम कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, वो सब बाद में। फिर ब्रूक अपने स्केलेटन बनने की कहानी बताता है कि कैसे उसके पास रिवाइव फ्रूट था, जिसकी वजह से मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस लौटती, बट वो रास्ता भटक गई और जब तक उसकी बॉडी तक पहुंची तब तक वो स्केलेटन बन चुका था। वाइल यहाँ ब्रूक एकदम सबके मजे ले रहा होता है, उनके डर और क्यूरियोसिटी को फीड करते हुए, उतने में उस बैरल से सेट किया हुआ ट्रैप उनको अपनी तरफ खींच लेता है। और यहाँ मैं क्विकली मेंशन करना चाहूंगा मिनी मैरी को। एनीस लॉबी में मैरी को मिले हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय के बाद इट वाज रियली नाइस टू सी अ मिनी वर्जन इन द फॉर्म ऑफ अ बोट। इस पर राइड करके निकलते हैं तीन लोग, नामी, चॉपर एंड उसॉप, जिससे सेट होता है किसी भी वन पीस आर्क का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें किसी भी आइलैंड पर पहुंचने के बाद पहली चीज आती है स्प्लिटिंग ऑफ द क्रू, जो इस आर्क के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। जो तीन कैरेक्टर्स मिनी मैरी पर निकलते हैं वो तीनों एक ही कैटेगरी में है और वो कैटेगरी है फट्टू। और दूसरा ग्रुप आता है उन लोगों का जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने आदमी हो, भूत हो, कोई कितना भी पावरफुल हो, वो हाथ छोड़ने से नहीं कतराते। तो एक तरफ जहां हम नामी, चॉपर और उसॉप को थ्रिलर बार्क के मेन कासल तक डरते हुए, गिरते पड़ते पहुंचते हुए देख के एंजॉय करते हैं, वहां दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस क्रू के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स के साथ और ज्यादा एंटरटेन करता है। इट ऑल्सो लीड्स टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फनी सीन्स फ्रॉम दिस आर्क, जिसमें लूफी एक ज़ॉम्बी को वापस उसकी ग्रेव में घुसाने की कोशिश करता है। इसके अलावा ब्रूक अपना अलग निकल
जाता है क्योंकि उसे अपना पर्सनल स्कोर सेटल करना है। हमारे फट्टू सेट ऑफ कैरेक्टर्स सबसे पहले कासल तक पहुंचते हैं और उनको ग्रीट करते हैं वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हॉकबैक और उसकी असिस्टेंट सिंड्री। और किसी भी और चीज पर मूव ऑन करने से पहले लेट मी जस्ट अप्रिशिएट सिंड्री। मेरा व्यू पॉइंट काफी सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन सिंड्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग्स दिस आर्क हैज ऑफर्ड। वो है तो एक पपेट जो हॉकबैक के इशारों पर नाचती है, बट इतनी शार्प टंग, इतनी सैवेज, अपने ही मास्टर की बेइज्जती। अब मैं सोच रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे सिमिलर ट्रेड्स खलीफा में भी पसंद आए थे। मैं मासोचिस्ट तो नहीं। इस आर्क ने मुझे फिर से याद दिलाया कि ओडा कितने कैलकुलेटिव राइटर हैं। उनके पास हमेशा किसी भी आर्क को लेकर एक बिगर पिक्चर होती है। हर न्यूली इंट्रोड्यूस कैरेक्टर को लेकर पूरी हिस्ट्री होती है। ब्रूक कौन है, स्केलेटन कैसे बना, उसकी शैडो क्यों गायब है, इस आइलैंड पर क्या चल रहा है, ये ज़ॉम्बीज कहां से आए, ये वर्क कैसे कर रहे हैं, किस तरह की पावर्स इनके पीछे हैं। वो हर चीज को लेयर बाय लेयर और धीरे धीरे करके रिवील करते हैं। इसी तरह की मिस्ट्री हमें अलाबास्ता, स्काइपिया और वाटर 7 में भी देखने मिली थी। सब प्रेजेंट होता है, बस तुमको धीरे धीरे समझ आएगा। और ये चीज मुझे बहुत इंप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल गैको मोरिया की पावर्स हैं कि वो लोगों की शैडोज चुराता है और उनको लाइफलेस शेल्स में डालता है, जिसके हिंट्स हमें थ्रू आउट दिए जाते हैं, जैसे ब्रूक की शैडो का गायब होना, एक अननोन स्वॉर्ड्समैन का यो हो करना, सांजी और जोरो पर अटैक हो जाने के बाद एक अजीब से स्टफ टॉय का सेम शिवलरी दिखाना और एकदम से सारे हिंट्स का सेंस बना देना। दैट्स द काइंड ऑफ पजल गेम दैट ओडा प्लेस एंड आई लव इट। नाउ लेट्स लुक एट द फाइट्स। अगर तुम सारी फाइट्स को इन जनरल देखोगे एक्सेप्ट द फाइनल फाइट जिसमें सब लोग बेसिकली लूफी से ही लड़ रहे होते हैं, तो सारी फाइट्स काफी कंटेन्ड हैं। इनमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है। यू कैन इवन से कि ये स्मॉल स्केल फाइट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ओडा कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाने का। जैसे क्योंकि हॉकबैक एक बहुत पॉपुलर डॉक्टर है, ऑलमोस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी टू चॉपर, लेकिन जब चॉपर को पता चलता है कि वो अपनी स्किल्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था, ड्यूड लिटरली हैज हिज पसंदीदा औरत डेड बॉडी एज अ सर्वेंट, तो उनके बिलीफ्स क्लैश होते हैं, which makes him a great antagonist for Chopper. Same with Sanji. Absalom literally उसकी पसंदीदा औरत को अपना बनाना चाहता है और उसकी दोनों पसंदीदा औरत को sexually assault करता है। Okay, this was a little uncomfortable to watch and what the fuck? And on top of that, उसकी sexual assault वाली एबिलिटी जो अचानक से सांजी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना थी और जिसे सांजी अब कभी हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि डेविल फ्रूट्स की एबिलिटीज यूनिक होती हैं, उसका मालिक है। सांजी के लिए तो वो एक अच्छा एंटेगनिस्ट है, बट सांजी You are sus, bro. He just wants to peek at naked girls. He's a complete pervert. And for Zoro, well, he gets to fight a swordsman that's perfect for him. But जो चीज इस फाइट को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका प्रेजेंटेशन। इसमें हमें शुरू में ही कंक्लूजन दे दिया जाता है कि जोरो हारने वाला है। यकीन हमें नहीं होता है, बट एक एंटिसिपेशन बिल्ड हो जाती है कि ये कैसे टर्न आउट होगा। एंड दीज आर रियली स्मार्ट मूव्स बिकॉज बाय डूइंग दिस ओडा मैनेज टू मेक दीज नॉट सो ग्रैंड फाइट्स इंटरेस्टिंग। पर इन सभी फाइट्स में जो मुझे ऑनेस्टली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी उसॉप की फाइट अगेंस्ट दिस घोस्ट गर्ल, जो भी इसका नाम है। इसके पास भूत थे जो किसी को भी टच कर ले तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसका कोई भूत मेरे पीछे तो नहीं पड़ा है। इससे काफी जेन्युइनली फनी मोमेंट्स निकल कर आते हैं एंड इट सीम्ड लाइक अ रियली पावरफुल एबिलिटी। पर क्या हो अगर कोई पहले से ही डिमोटिवेटेड है? दैट्स माय सीक्रेट कैप्टन, आई एम ऑलवेज डिमोटिवेटेड। And that's just One Piece pulling out stupid things in the most serious of situations. और मैं अब इसको ज्यादा सीरियसली ना लेकर एंजॉय करना सीख गया हूँ। So I just genuinely enjoyed this fight very much. The creativity in this one was so entertaining. And हाँ, depressive, self-deprecating humor works on me. The humble lady even tried to cheer him up. And then obviously we have the big fight जिसमें crazy stuff होता है। बड़े स्केल की फाइट, लूफी का पावर अप, although वो बस वन टाइम चीज थी, but still it offers some epic as well as entertaining stuff. And yes, Robin refusing to be a part of a stupid attack got me. Although Gecko Moria warlord था but बहुत lazy था। वो चाहता था कि उसका सारा काम उसके minions करें, वरना उसके पास जो एबिलिटी थी वो बहुत पावरफुल थी। It would have been really troublesome for the Straw Hats if he was smart. But good for them, वो बस एक आलसी आदमी था और वही उसके डाउनफॉल का कारण बना। जैसे वन पीस पर टाइम से वीडियोस ना बनाना मेरे डाउनफॉल का कारण बनेगा। लास्ट तक आते आते स्ट्रॉ हैट्स ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं, बट फाइनली मोरिया हार जाता है और सबकी शैडोज लौट जाती हैं और सब बच जाते हैं, जो क्वाइट एक्सपेक्टेड था। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। वहां आ जाता है दूसरा वॉरलॉर्ड कुमा, हु कुड हैव इजीली किल्ड द स्ट्रॉ हैट्स, बट उसके इरादे अलग थे। इंस्टेड वो जोरो से इंप्रेस हो जाता है जब जोरो लूफी के बदले अपनी लाइफ ऑफर करता है। वो जोरो को टेस्ट करने के लिए उसको लूफी की बॉडी का पेन और एग्जॉशन जो उस पूरी फाइट के दौरान मिला था वो बियर करने के लिए बोलता है, which should have been beyond the capacity of a human who doesn't have devil fruit powers, but Zoro bears it all like a true man. And this gave us truly the most cold and iconic scene from this series yet, the nothing happened scene,
which made me a fan of Zoro. And I'm not the type जो किसी का फैन बन जाता है. But I acknowledge this man's willpower, endurance, his values and his dedication for the ship's captain. Zoro, man, you earned my respect. जब कोई आर्क खत्म होती है तो तुम बस उसके कंक्लूड होने का और आगे क्या आना है उसका वेट करते हो. तुमको टीज किया जाता है, आगे के लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ड्रॉप की जाती है, लेकिन इसके एंड में जो आया मैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था. नाउ थैंक्स टू सम ऑफ यू हु कांट कंटेन देयर एक्साइटमेंट, मुझे पता था कि लबून स्टोरी में आगे चल के रेलेवेंट रहने वाला है, लेकिन ये रेवलेशन अपने आप होता तो मुझे बेटर हिट करता. मैं सरप्राइज्ड महसूस करता, रेस्पेक्ट डेवलप करता कि जिस चीज को मैं वेस्टेड स्क्रीन टाइम समझ रहा था वो आगे चल के एक्चुअली पे ऑफ करता है, वो भी इतने अच्छे से. पर जो एक सरप्राइज हिट वाला फैक्टर होता है ना, वो चला गया. बट उसके बावजूद द बैक स्टोरी वाज रिटन इन सच अ हार्टफेल्ट वे एंड वाज अकम्पनीड बाय अ सॉन्ग दैट फिल्स यू विद जॉय, celebration, nostalgia and a faint sadness at the same time. Bink's Sake instantly became my favorite. इस सॉन्ग को अलग अलग तरह से डिफरेंट रेंडिशंस के साथ अलग अलग इंस्टेंसेस में यूज किया गया है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ब्रूक का क्रू पूरे जॉय के साथ इस सॉन्ग को गाता था और इन जनरल म्यूजिक को अप्रिशिएट करता था. लबून उनके म्यूजिक की वजह से ही उनसे जुड़ जाता है और वो लोग भी उससे काफी अटैच हो जाते हैं. वो साथ मिलके गाते हैं और सफर को एंजॉय करते हैं. ग्रैंड लाइन का सफर मुश्किल होने की वजह से वो लोग लबून को रिवर्स माउंटेन पर ही छोड़कर आगे चले जाते हैं, इस प्रॉमिस के साथ कि वो लोग जर्नी को खत्म करके वापस लौटेंगे. पर उनका क्रू बीच में ही वाइप आउट हो जाता है. मरने से पहले वो लोग एक आखिरी बार साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं और उस परफॉर्मेंस को लबून के लिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि ब्रूक रिवाइव होने के बाद उनके उस दोस्त तक ये गाना पहुंचा सके जो 50 साल से उसका और उसके क्रू का इंतजार कर रहा है. Trying to fulfill a promise even after death. The whole situation is very sad and hopeless and yet so beautiful. And the lyrics of the song perfectly captures the same feelings. Brook is sad for what happened to his crew, for the lonely journey he has been on, and for not being able to be with Laboon. But he is still happy to sing his heart out with these people after a long time. और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ब्रूक्स I am glad to be alive was as good as Robin's I want to live. I might have been on the verge of crying and I'm a bit biased because of this song. It may make me a fan of One Piece after all. एंड दैट वॉज द वीडियो. प्लीज लाइक कर देना अगर तुमको और एपिसोड्स जल्दी चाहिए. पिछली वीडियो पे 7000 पूरे नहीं हुए. हाँ, थोड़ा मोटिवेशन दो मुझे भी. जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट आर्क के साथ. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.